आज का जो सेशन है, क्या ब्रोकर अगर भाग जाएगा तो क्या मेरा इक्विटी जो है यानी कि शेयर जो हम खरीद करके रखे हुए हैं डिपॉजिटरी में, क्या वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? क्योंकि जब तक ब्रोकर है मेरे पास तब तक हम उसी अकाउंट डीमेट अकाउंट से शेयर को लेन और देन करते हैं, यानी कि शेयर खरीदते भी होल्ड करते हैं और ये बेचते हैं या इंट्राडे करते हैं या फ्यूचर ऑप्शन करते हैं। जो भी काम करते हैं हम डीमेट अकाउंट से करते हैं और डीमेट अकाउंट एक ब्रोकर के माध्यम से खोला जाता है। अगर वही ब्रोकर अगर भाग जाए कि क्या मैं वो मेरा जो पैसा जो है वो मिलेगा या डूब जाएगा? तो सबसे पहले हम इस चीज़ को जानते हैं कि हम पहले पूरा सिस्टम को जानेंगे कि जो एनएससी और बीएससी के अधीन क्या होता है, वो किस तरह एक्सचेंज में हम कार्य करते हैं, और जब मेरा ब्रोकर जो है सो भाग जाएगा तो मैं अपने शेयर को किस तरह से वापस ला सकते हैं, या मेरा पैसा वापस आएगा या दिवालिया घोषित होगा। इसी सब के विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। क्या अगर ब्रोकर भाग गया तो मेरा इक्विटी शेयर जो बचा हुआ है वो हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो मेरे पास डीमेट अकाउंट में जो मेरे पास पैसा है जो रखे हुए थे, वो पैसा हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इसी के विषय में आज हम संपूर्ण जानकारी लेते हैं। क्या ब्रोकर भाग जाएगा तो मेरा शेयर वापस आएगा या नहीं आएगा? तो सबसे पहले जानते हैं कि सेबी, देखिए सेबी जो है सो सिक्योरिटी सेबी इसका जो है सो शॉर्ट नेम है, ठीक है। सेबी क्या है, एक शॉर्ट नेम है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। ये जो है उस मतलब कि जितना भी कारोबार होता है शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ वो सभी को देख रेख करता है। इसी सेबी के मतलब कि जो अंतर जो होता है सब कार्य होता है। जिस तरह भारत में जितना भी बैंक है वो आरबीआई की गाइडलाइंस पर काम करता है, उसी तरह सेबी की गाइडलाइंस पर में ये सभी जो है सो एक्सचेंज काम करता है, ठीक है। चाहे जो भी ब्रोकर हो, एक्सचेंज हो, डिपॉजिटरी हो, चाहे जिस भी प्रकार का हो, वो सब किसके अंदर काम करता है? तो वो सब काम करता है आपको सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए हम सेबी के जो गाइडलाइंस के हिसाब से कैसे काम करते। पहले होता है कि हम अगर किसी भी ब्रोकर के पास जाकर के अपना डीमेट अकाउंट खुलवाएं और डीमेट अकाउंट ओपनिंग करने के बाद जो है हम अपना शेयर को खरीदें। तो शेयर जो इक्विटी शेयर खरीदे, इक्विटी शेयर क्या होता है, जो हम अगर पहले ब्रोकर के पास गए, ब्रोकर के पास क्या खुलाएं? डीमेट अकाउंट। देखिए ब्रोकर दो अकाउंट खोलता है, डीमेट अकाउंट और एक ट्रेडिंग अकाउंट। एक ही आप जो आधार कार्ड जो दीजिएगा, मतलब कि आपका जो भी पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, जिस भी आईडी स्लिप जो दीजिएगा, उसी एक ही आईडी स्लिप पर में, एक ही प्रूफ पर में आपको सभी अकाउंट ओपनिंग कर दिया जाता है एक ब्रोकर के पास। कौन कौन? तो दो अकाउंट ओपनिंग करता है ब्रोकर, एक करता है डीमेट अकाउंट और दूसरा करता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसे जानते हैं कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। उसके बाद ये अगर आप जान लीजिएगा कि डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह का काम करता है, उसके बाद एक्सचेंज क्या काम करता है, डिपॉजिटरी क्या काम करता है, तो आप एकदम निश्चित हो जाइएगा। जो भी मेरा जिससे मतलब कि आप किसी भी ब्रोकर के पास कोई भी शेयर अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवा लिए, वही ब्रोकर अगर भाग गया या दिवालिया घोषित हो गया तो क्या मेरा शेयर वापस आएगा नहीं? तो पहले हम पूरा सिस्टम को जानते हैं, उसके बाद भाग जाने के बाद क्या होगा और कैसे मेरा शेयर को वापस लाना है, कैसे मेरा फंड वापस लाना है, कितना क्लेम कहाँ करना है, उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होगा। ये आप समझ लीजिएगा, अगर देख लीजिएगा तो आपको ब्रोकर भाग जाने या किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए स्टॉक मार्केट में ये हमेशा होता है, गैम्बलिंग, स्पैम, ये सब जो होता रहता है, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई भी चीज का टेंशन करने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए आप जैसे स्टॉक मार्केट में आप निवेश कीजिएगा तो सबसे पहले आपको अकाउंट ओपनिंग कराना पड़ेगा। वो अकाउंट ओपनिंग कराना पड़ेगा एक ब्रोकर के पास, ठीक है। देखिए आप सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक ब्रोकर के पास एक डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना पड़ेगा। जैसे हम ब्रोकर पर जाइएगा डीमेट अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, तो ब्रोकर क्या करेगा, आप जो भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट जो भी आप दीजिएगा अपना आईडी प्रूफ, ब्रोकर का डिमांड के अनुसार जो भी लीजिएगा, तो वो क्या करेगा, ब्रोकर दो अकाउंट ओपनिंग करेगा। एक कर देगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट और एक कर देगा डीमेट अकाउंट। तो सबसे पहले समझिए कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट क्या है। डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ये समझ जाइए, उसके बाद हम आपको डिपॉजिटरी और एक्सचेंज समझा देंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम पहले सबसे पहले ये समझते हैं कि जो डीमेट अकाउंट में क्या करना है आपको, जो कोई भी शेयर जब पहली बार इन्वेस्ट कीजिएगा तो सबसे पहले इसके साथ एक बैंक अकाउंट भी अनिवार्य होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट है, ठीक है, बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट होगा, उसके बाद जो आपको जो है डीमेट अकाउंट खुलेगा। डीमेट अकाउंट कौन खोलेगा, तो आपको एक ब्रोकर खोलेगा, ठीक है। तो ब्रोकर के पास जाइएगा, डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाइएगा। तो डीमेट अकाउंट से जैसे ही ओपनिंग करवाइएगा तो डीमेट मतलब क्या बोलचाल की भाषा में होता है कि हम अपना एक डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके साथ साथ क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपनिंग हो जाता है।
तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग करने के बाद क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिक ओपनिंग हो जाएगा। तो जो बैंक अकाउंट से जो पैसा ट्रांसफर कीजिएगा, तो पैसा कहाँ ट्रांसफर कीजिएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कीजिएगा। यहाँ पर इसका जो है 2 से 3 कार्य होता है, ठीक है। पहला ये देखिए, पहला आपका बैंक अकाउंट से अमाउंट जो है शुरू रकम, यानी कि आपका जो है पैसा कहाँ रहेगा, जो बैंक अकाउंट से कहाँ रखेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर इस कंपनी जब पैसा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, तो वहां पर आपको करना है 2 काम। पहला करना है, या तो आप शेयर को क्या कीजिएगा, बाय कीजिएगा, या फिर आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, सेल कीजिएगा, ठीक है। या तो बाय या सेल कीजिएगा, यानी खरीदिएगा या बेचिएगा। कहाँ से कीजिएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट से कीजिएगा। तो ब्रोकर कौन कौन अकाउंट खोलता है, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और भी कई प्रकार के अकाउंट होता है, लेकिन आप यहाँ पर समझिए, ठीक है। क्या खोलेगा, एक डीमेट अकाउंट खोलेगा या ट्रेडिंग अकाउंट खोलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में पैसा लाने के लिए कहाँ से क्या करना पड़ेगा, अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा लाएं तो हमको बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा लाना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा पैसा आएगा तो हम किसी भी प्रकार का शेयर खरीदेंगे, शेयर, ठीक है। जो भी कंपनी का शेयर हो उस शेयर को खरीदेंगे, या इंट्राडे करेंगे, या फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में 2 काम हो गए, ठीक है। बैंक अकाउंट से कहाँ पैसा आया, ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया, पैसा जब आ गया, या तो हम शेयर को होल्डिंग के लिए खरीदते हैं, या तो फिर इंट्राडे के लिए खरीदते हैं, या तो फिर ऑप्शन चेंज के लिए खरीदते हैं, कुछ भी प्रकार। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, बाय या सेल, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या, ट्रेडिंग अकाउंट क्या चीज का क्या कर इजाजत देता है, ट्रेडिंग अकाउंट हमको इजाजत देता है आप अपने बैंक अकाउंट से अपना पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में रखिए, उसके बाद आप जो है सो उस शेयर को खरीदिए या बेचिए, यानी कि बाय या सेल करने के हमको परमिशन देता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बाय कर दिए शेयर को, मान ली किसी भी कंपनी का हम 1000 शेयर को बाय किए, ठीक है। 1000 कंपनी को, मान लिया आईटीसी, ठीक है। आईटीसी कंपनी का हम कितना शेयर बाय किए, 1000 शेयर बाय किए, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से। हमेशा याद रखेगा हम ट्रेडिंग अकाउंट से ही शेयर को बाय करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट से हम शेयर को बाय करके रख लिया। अब क्या करना है, वो शेयर जो है कहाँ चला जाएगा, डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। ये शेयर कहाँ जाएगा, डीमेट अकाउंट में कितना जाएगा, 1000 शेयर हम ओपन चिका आईटीसी, ठीक है। आईटीसी का कंपनी का 1000 शेयर कहाँ गया, हमारे डीमेट अकाउंट में। तो आप ये समझ गए, ब्रोकर के पास जो हम अकाउंट ओपनिंग करवाते हैं तो 2 अकाउंट ओपनिंग होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट। तो आपको पता चल गया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्या कार्य है और डीमेट अकाउंट का क्या कार्य है। डीमेट जो हम ट्रेडिंग अकाउंट से जो शेयर भी खरीदते हैं होल्डिंग के लिए, वो शेयर कहाँ जमा हो जाता है, वो जमा हो जाता है हमको डीमेट अकाउंट में, ठीक है। ये यहाँ जाकर होल्ड हो जाता है, यानी कि स्टोर करना है। डीमेट अकाउंट का काम है हमें कोई भी सामान का स्टोर करना। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस या कोई होलसेल दुकान किए हुए हैं, तो जो दुकान से जहाँ से सामान बेचते हैं, उसको बेचते हैं, वहाँ ग्राहक को देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। आज वो जो ज़्यादा सामान आता है उसको स्टोर करके जहाँ पर हम सामान को इकट्ठा रखते हैं, उसको हम कहते हैं डीमेट अकाउंट, ठीक है। अब शेयर हम कहाँ से खरीदेंगे, तो शेयर खरीदेंगे हम एक्सचेंज से, ठीक है। भारत में कितना एक्सचेंज है, भारत में 2 एक्सचेंज है, एक है एनएससी, दूसरा है बीएससी। एनएससी के काम है शेयर, मतलब कि एक्सचेंज का मतलब क्या है, लेन देन, अदला बदली, यानी कि किसी भी प्रकार का सामान का, ठीक है। तो एक्सचेंज, इस पर हमें एक्सचेंज हो गया, डिपॉजिटरी हो गया, ब्रोकर हो गया, उसके बाद जो है सो क्लाइंट आईडी, इस पर में एक अच्छा से हम जो शेयर मार्केट में शॉर्ट जो शब्द होता है, जैसे भी हो गया, इस सबको एक सबका फुल फॉर्म हम एक वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे, ठीक है, तब तो समझते हैं। तो भारत में कितना एक्सचेंज है, 2 एक्सचेंज है। कौन कौन सा एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज है एनएससी, दूसरा एक्सचेंज है बीएससी, ठीक है। इसका पूरा नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में एनएससी के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो है सो बीएससी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो 2 एक्सचेंज है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ट्रेडिंग अकाउंट से जो पैसा आया, इस पैसा को हम एक्सचेंज से क्या करेंगे, हम शेयर को खरीदेंगे, ठीक है, और या बेचेंगे। यहाँ पर क्या करें, तो एक्सचेंज जो है वहां से क्या करेंगे, हम शेयर को खरीदने और बेचने का जो कार्य होता है वो एक्सचेंज से होता है, ठीक है। तो भारत में 2 एक्सचेंज है, एक है एनएससी है, एक बीएससी है। देखिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भारत के सबसे पुराना, यानी कि भारत को मत कहिए, एशिया के सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1875 में हुआ था।
ठीक है। तो हम इस पर में भी एक अच्छा सा हम वीडियो बना देंगे, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, इसका पूरा डिटेल लेकर के हम आपको पूरा इसका हम समझाएंगे। अभी तो समझाने में दिक्कत हो जाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। उसके बाद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है 1992 में इसका जो है स्थापना हुआ था, ओपनिंग हुआ था। तो ये भी आप समझ गए। अच्छा, उसके बाद जो हम यहाँ से क्या करेंगे, शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है। यहाँ हो गया कहाँ से, ट्रेडिंग आउट। और यहाँ पे क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज से क्या करेंगे, शेयर को हम खरीदते हैं। बीच में क्या है, ब्रोकर। ब्रोकर का काम क्या होता है कि एक्सचेंज के बीच में और हम जो शेयर खरीदते हैं यानी कि इन्वेस्टर के बीच में, दोनों में तालमेल करना, यानी कि आप कह सकते हैं मध्यस्थता करना, यानी कि एक दूसरे के सामने, यानी कि दलाली भी कर सकते हैं आप इसका शॉर्ट नेम है, ठीक है। यानी कि दलाली की, यानी कि आप शेयर खरीद रहे हैं, हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये करता है, ये ब्रोकर का काम है। तो ब्रोकर कितना अकाउंट खोलता है, 2 अकाउंट ओपनिंग करता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में बैंक अकाउंट से पैसा जमा करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बाय और सेल करने की परमिशन देता है, ठीक है। इसके बाद जो शेयर हमें बच गया, उस शेयर को हम क्या करते हैं, होल्डिंग के लिए हमको डीमेट अकाउंट में स्टोर करना पड़ता है। शेयर खरीदेंगे कहाँ, एनएससी या बीएससी से खरीदेंगे। कौन सा एक्सचेंज से खरीदते हैं, भारत में 2 एक्सचेंज है, एक एनएससी है, एक बीएससी है। तो हम कहाँ से खरीदेंगे, या तो एनएससी या बीएससी से खरीदेंगे। अब देखिए यहाँ प्रश्न बात होता है कि अब यहाँ पर हमको सोचने वाली बात होता है, अगर ब्रोकर भाग गया तो क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मेरा जो भी शेयर, मान लीजिए अभी समझाएं हम आपको कि हमको ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है शेयर खरीदने और बेचने की परमिशन देता है। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये शेयर हमको कहाँ जमा है, डीमेट अकाउंट में। डीमेट अकाउंट किसके अंदर होता है, ब्रोकर के अंदर में होता है। डीमेट और ट्रेडिंग दोनों ब्रोकर के अंदर में होता है। अगर यही ब्रोकर ही भाग जाए तो मेरा क्या होगा, शेयर भाग जाए होगा, मेरा लुप्त हो जाएगा, यानी कि दिवालिया घोषित हो गया, मेरा पैसा बुड़ जाएगा, मेरा पैसा का मतलब कि लॉस में चला जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ डीमेट अकाउंट सभी क्या करता है, जो अपना शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को, सभी शेयर जो होल्डिंग में रहता है उसको कहाँ भेज देता है, डिपोजिटरी में भेज देता है, ठीक है। ये इसको आप समझिए कि घर में जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको माता पिता जो है एक गुल्लक खरीद कर दे देता है, यानी कि उसको जो हाथ में 1 या 2 रुपया जो जमा होता है, तो एक गुल्लक में क्या करता है बच्चा, उस रुपया को जमा कर देता है। तो ये समझिए एक गुल्लक है। किसका गुल्लक है, तो एनएससी या बीएससी दोनों का एक गुल्लक होता है, जिसको हम डिपोजिटरी कहते हैं, ठीक है। यहाँ कहते हैं डीमेट अकाउंट हमारा शेयर 2 दिन के बाद, यानी कि कुछ समय लगता है, 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा ये 1000 शेयर कहाँ जमा हो जाएगा, डिपोजिटरी में जमा हो जाएगा। तो भारत में तो आपको बताएं कि 2 एक्सचेंज है, एक एनएससी है, एक बीएससी एक्सचेंज है। तो हमारा जो डिपोजिटरी में कहाँ पर जमा होगा, तो हमारा जमा हो जाएगा डिपोजिटरी में। तो आप कौन सा होगा, तो सबसे पहले हमारे भारत में 2 एक्सचेंज है, तो 2 अलग अलग डिपोजिटरी होता है, ठीक है। एक है एनएसडीएल, दूसरा है सीडीसीएल, ठीक है। अब हमें ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा शेयर खरीदें, या तो एनएससी में खरीदें या बीएससी में खरीदें। आप किसी भी कंपनी का शेयर किसी भी एक्सचेंज से खरीद सकते हैं, दोनों का सेम बराबर होता है, उसमें कोई चीज का दिक्कत नहीं होता है, ना प्राइस में दिक्कत होता है और ना किसी भी प्रकार का किसी चीज में दिक्कत होगा। तो आप एनएससी में खरीदिए चाहे बीएससी में खरीदिए, यानी कि आपको जमा कहाँ होगा, डिपोजिटरी में। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि एनएससी में खरीदे तो डिपोजिटरी में कहाँ होगा जमा, तो 2 डिपोजिटरी, ठीक है। अगर आप एनएससी में शेयर खरीदते हैं तो आपको जो जमा होगा एनएसडीएल में जमा होगा, और अगर आप बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अगर कोई वहां से शेयर परचेस करते हैं, यानी खरीदते बाय करते हैं, तो आपको जो जमा होगा वो सीडीसीएल में जमा होगा। सीडीसीएल का पूरा नाम है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, और वहीं पर में एनएसडीएल का नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना 8 अगस्त 1996 में हुआ था, जबकि सीडीएसएल का स्थापना 2 फरवरी 1999 में हुआ था, ठीक है। ये तब हुआ था जब आप हर्षद मेहता की कहानी सुने होइएगा। हर्षद मेहता जिस समय पैसा का जो स्कैम हुआ था 1992 के ये दशक की कहानी है, 90-92 की कहानी है, जिस समय 5000 करोड़ का जो स्कैम हुआ था एसबीआई के द्वारा। तो उसमें जो हर्षद मेहता किया था, उससे पहले जो भी शेयर हम खरीदते थे, परचेस करते थे या बाय करते थे, और होल्डिंग के लिए जो हम रखते थे, वो हमको एक फाइल बना करके प्रतिभूति के रूप में मिलता था। यानी कि किसी भी कंपनी का हम शेयर लिए तो उस शेयर के रूप में एक प्रतिभूति मिलता था, वहां पर लिख दिया जाता था इतना अमाउंट में इतना इक्विटी शेयर हम खरीदे हैं। अगर वो प्रतिभूति मेरा गुम हो गया तो हमारा शेयर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो ये आप समझ गए। उसको आप जो है तो सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में ये सब सुविधा को 1992 में लाया। सबसे पहला कौन लाया, एनएससी ने लाया, ठीक है। तो एनएससी ये क्या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या करेगा, हमारा शेयर को डिपोजिटरी में क्या करेगा, ब्रोकर 24 से 48 घंटे में जाकर के जमा कर देगा।
तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि आपका जो भी होल्डिंग शेयर होता है, इक्विटी शेयर है, वो आपको कभी भी ब्रोकर के पास नहीं रहता है, ठीक है। वो शेयर कहाँ रहता है? डिपॉजिटरी में रहता है, ठीक है। अब मान लिया जाए आपका ब्रोकर अगर भाग गया तो क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर समझिए कि एक होता है क्लाइंट आईडी, ठीक है। ये क्लाइंट आईडी जो होता है वो 8 नंबर का होता है। उसके बाद होता है एक डीपीआईडी, डीपीआईडी भी 8 नंबर का होता है, यानी कि 16 डिजिट का आपका जो है कोई भी आईडी होता है। अगर आप जो ब्रोकर के पास, किसी भी ब्रोकर के पास अगर अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइएगा तो जो आपका आईडी प्रूफ होगा वो 16 डिजिट का होगा। आप इसे चेक कर सकते हैं जाकर के, सेटिंग में जाइएगा, वहां पर में किसी ब्रोकर के पास आपको बता देगा, डीमेट अकाउंट चेक कीजिएगा तो, क्योंकि सब आप ऑनलाइन है। वहां पर क्या कीजिए, मान लिया जाए कि A to Z कोई भी हम कंपनी का शेयर खरीदे हैं इसी कंपनी का, अब ब्रोकर अब भाग गया। अगर आप ब्रोकर भाग गया तो हमारा पहला कदम क्या होगा, तो सुनिए। सबसे पहले आप अपना क्लाइंट आईडी और डीपीआईडी दोनों निकालिएगा, 16 डिजिट का। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, जो उसको जो है तुरंत कंप्लेन करना पड़ेगा। अगर इसमें भी कई तरह का नियम है, अगर आपका ब्रोकर भाग गया और आप जो कंप्लेन जो है 3 साल के बाद कीजिएगा तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फंड नहीं दिया जाएगा। अगर आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी रुपया हो, लाख रुपया हो, 10 लाख हो या 15 लाख हो या 20 लाख हो, कुछ भी हो, या आपका जो है डीमेट अकाउंट या डिपॉजिटरी में आपका कोई भी शेयर हो, होल्डिंग शेयर हो, तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि आपको 3 साल से पहले ही कंप्लेन करना पड़ेगा। कंप्लेन कहाँ करना पड़ेगा, तो आपको IVF में कंप्लेन करना पड़ेगा। IVF में ये जो है सेबी के द्वारा एक बनाया गया एक संस्था है, ठीक है, ये विभाग है, यहाँ पर आपको कंप्लेन करना पड़ेगा। किस चीज के साथ कंप्लेन पड़ेगा, तो डीपी स्लिप के साथ करना पड़ेगा। डीएल स्लिप जो होता है, ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा, डीपी स्लिप के साथ कंप्लेन करना पड़ेगा। तो जो है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मेरा कोई भी पैसा नहीं डिवेस्ट होगा। यहाँ पर क्या कीजिएगा, आईपीओ में यहाँ पर कंप्लेंट कीजिएगा। कितना दिन के अंदर कीजिएगा, यानी कि आपको पता चला कि जो कल ब्रोकर जो है किसी भी प्रकार का, जिस आपका डीमेट अकाउंट ओपनिंग है, वो ब्रोकर अगर भाग गया तो आपको कहाँ कंप्लेन करना पड़ेगा, आपको कंप्लेन करना पड़ेगा IPF कंप्लेन में। वहां पर कहाँ करना, वो सेफ डिपॉजिटरी पर कंप्लेन किया, सेबी का, वहां पर आपको क्या कर जाएगा, आपको जो है पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन इसमें भी जो है, अगर आज आप शेयर खरीदे हैं, कल कोई ब्रोकर भाग गया तो वो आपको पैसा जो है कम आने का चांस होता है, क्योंकि आपका जो तब तक जो है डीमेट अकाउंट के पास ही आपका शेयर होल्डिंग होता है। क्योंकि डीमेट अकाउंट से डिपॉजिटरी में शेयर जाने के लिए 1 दिन या 2 दिन का समय लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ज्यादा नुकसान होने का चांस होता है, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। तो ये आप समझ गए कि हमें जो क्लाइंट आईडी और डीपी आईडी के साथ आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक नया डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना है। उस डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाने के बाद आप जो है ये क्लाइंट आईडी जो है आप जाकर के सम्मिलित कीजिएगा। कहाँ सम्मिलित कीजिएगा, IVF में कंप्लेन जारी कीजिएगा। IVF एक संस्था होता है जिसका डिपॉजिटरी सेबी के द्वारा भी नियंत्रण होता है। सेबी ने नए इन्वेस्टरों के लिए जो किसी प्रकार का कोई कंप्लेन ना हो, किसी प्रकार कोई स्कैम ना हो, और उसकी जो है इन्वेस्टर का जो सभी प्रकार का शेयर को उसको सुरक्षित रखने के लिए ये विभाग को बनाया गया, ठीक है। तो आप जो है IVF में आप जो है अपना कंप्लेंट कीजिएगा। वहां पर में जो है आपका फिर नया एक डीमेट अकाउंट ओपनिंग करवाना होगा। उस डीमेट अकाउंट को ओपनिंग करने के बाद जो है आपको जितना भी पुराना शेयर होगा उस सभी शेयर को आपको डिपॉजिटरी में, नया शेयर अकाउंट में आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर में चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपका किसी भी ब्रोकर भाग जाए या कुछ भी हो जाए या दिवालिया घोषित हो जाए, तो ये देखिए ब्रोकर जो होता है, जो सबसे छोटा ब्रोकर होता है, उसमें ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट में नहीं आ पाता है, नुकसाने में रहता है, उसके खर्चे नहीं पूरा होता है, इसलिए वो मतलब कि भागने का चांस या दिवालिया घोषित होने का चांस दिया है, फिर वो अपना काम काज जो है बंद करने का चांस होता है। नहीं तो ऐसा नहीं होता। अब तक तो अभी नहीं हुआ है, या हुआ होगा तो ये हमारे अभी जनरल में नहीं है। तो आप समझ गए कि आपका कोई भी जो है काम जो है यहाँ पर में किसी प्रकार का जो है करना काम रुकेगा, और न ही किसी प्रकार का आपको जो है शेयर का वैल्यूएशन खराब होगा, न उस इक्विटी जाएगा। अगर आप समय रहते हुए अगर आप अपने अकाउंट में सही समय से आप IVF में कंप्लेन कर दें तो आपको 15 लाख तक का जो है आपको जो है मुआवजा मिल जाएगा। अगर आप मतलब कि 3 साल के अंदर किए तो सोचा जाएगा कि आपको मिले या ना मिले। ये जो है IVF पर में या सेबी पर में निर्भर करता है।
अगर 3 साल के बाद आप कंप्लेन किए कि मेरा ब्रोकर भाग गया, मेरी इक्विटी में इतना शेयर था, इतना मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा था, तो आपको जो है सो कंप्लेन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। 3 साल के बाद अगर कीजिएगा तो किसी भी प्रकार का आपको कोई भी फंड या कोई भी जो पैसा नहीं वापस होगा। 3 साल से पहले कीजिएगा तो ये IBF और सेबी के मतलब कि जो अधीन है, जो आपको सोचा जाएगा इसको आपको फंड रिफंड दिया जाए या ना दिया जाए। अगर जल्द से जितना जल्दी आप कर दीजिएगा उतना जल्दी में आपको 15 लाख का आपको जो है सो पैसा रिटर्न करने की आवश्यकता होता है। तो आपसे हम फिर से इसको दोहरा देते हैं। ब्रोकर आपका 2 अकाउंट खोलता है, डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट में हमको स्टोर शेयर जो भी खरीदेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, वो क्या करता है, डीमेट अकाउंट में हमको स्टोर करना पड़ता है। स्टोर करने के बाद जो है सो हमारा शेयर कहाँ जाता है, वो डिपॉजिटरी में जाता है। अगर हम BSE में अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा अगर हमसे कोई भी शेयर परचेज किए या खरीदे तो हमारा जो है CDSL में हमारा से जो डिपॉजिटरी है वहाँ जमा होगा। अगर NSE के द्वारा अगर हम कोई भी शेयर को बाई किए हैं तो हमारा शेयर जो है NSDL में जाकर जमा होगा। ये दोनों जो है सो एक डिपॉजिटरी है। कितना है, 2 डिपॉजिटरी है, एक NSE एक BSE में 2 डिपॉजिटरी। कितना है, एक NCDCL और एक है CDCL। ठीक है, ये तो ध्यान में रखिएगा। और हम आपको बता देंगे अगले वीडियो में कि जो डिपॉजिटरी होता है वो हम कैसे पता करें कि मेरा कौन सा डिपॉजिटरी है, या तो CDCL है या NCDCL है। ठीक है, धन्यवाद अब तक के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त तक भी ये बात को पहुंचाइएगा।